two small conducting spheres each of mass 9 into 10 की पावर माइनस 4 kg मास दिया गया है और मैंने कई बार बताया है कि अगर मास दिया गया हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर किया जाता है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। मतलब इनिशियली ऐसे लटकाया गया था सेम पॉइंट से दो दो मासेस को। 100 सेंटीमीटर है लेंथ, छोड़ो। दे आर गिवन इक्वल 100 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मीटर। They are given equal and similar charges until the strings are equally inclined at 45 degrees। इन पर मैं चार्ज देता जा रहा था, कौन सा है, इक्वल और सिमिलर। तो सबको पता है कि अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपल्सन होगा, लाइक चार्ज रिपल इच अदर, और इन दोनों के बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट हो गया। कब तक रिपल्सन होगा, जब तक कि ये वर्टिकल से कितना एंगल बना ले 45 डिग्री। मतलब ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, दोनों इक्वली इंक्लाइंड है 45 डिग्री तक। 45 डिग्री 45 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा गया है, द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज, लेट अस सपोज चार्ज क्यू है, तो दोनों के रिपल्सन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र किया गया है, नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, के क्यू स्क्वायर बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन, लेट अस सपोज कैपिटल आर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखूंगा तो Q और Q लिख देंगे हम लोग। अब ये R निकाल लें अगर हम लोग, और दूसरा दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, mg फोर्स लग रहा होगा क्योंकि मास दिया गया है, mg फोर्स क्योंकि मास दिया गया है, और ये स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स भी आएगा इसके ऊपर, स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स भी आने वाला है। ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम FBD। हमसे इक्वल चार्ज पूछा जा रहा है तो मैं सिर्फ एक अरेंजमेंट को यहाँ बनाऊंगा, ये है टेंशन फोर्स, नीचे गया mg फोर्स, और इस डायरेक्शन में गया के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब R निकाला कैसे जाएगा, इसको मैं आगे बढ़ा दूं, ये 100 दिया गया था, 1 दिया गया है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, 45 डिग्री अगर ये है और ये हाइपोटेनियस है तो बेस कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ से देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये 1 है, ये 45 डिग्री है, मुझे ये चाहिए, इसका डबल कर दूंगा, ये सिमेट्रिकल होता है। तो परपेंडिकुलर निकालना, मुझे हाइपोटेनस दिया गया, कौन रिलेट करता है, साइन। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब r/2, ये कंप्लीट r माना तो r/2 हो जाएगा, अपॉन में 1। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 इज इक्वल टू r/2, √2 हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2, r की वैल्यू हो जाएगी √2, r भी निकल गया। अब अगर एक चीज को नोटिस करोगे तो टेंशन फोर्स इंक्लाइंड है उस पर, तो रिजॉल्व करना पड़ेगा मुझे। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये भी हमारा 45 डिग्री होने वाला है। तो टेंशन के दो कंपोनेंट, टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक फोर्स होगा टी कॉस 45 डिग्री और इधर आएगा टी साइन 45 डिग्री। तो यहां तक। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में आया है, क्वेश्चन देखो साफ साफ, until the strings are equally inclined at 45 डिग्री, मैं चार्ज तब तक देता जा रहा था जब तक कि दोनों, ये पूरा अरेंजमेंट 45 डिग्री पर नहीं आ गया, मींस 45 डिग्री के बाद वो रुक गया होगा, दैट मींस इक्विलिब्रियम में आ गया होगा। तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, टी साइन 45 डिग्री इसके बराबर होना चाहिए के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के, आर की वैल्यू निकाल रखी हमने, और सिग्मा एफ वाई भी 0 होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ये। टी कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू mg,
दोनों, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। दोनों को जैसे ही तुम डिवाइड करोगे, क्या हुआ, टी से टी कट जाएगा, एलएचएस में साइन 45 बाई कॉस 45 कितना हो जाएगा, tan 45। ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एम जी। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो मैं इसको इधर भेज दूंगा डायरेक्टली, आर स्क्वायर इंटू एम जी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर 2 हो जाएगा, मास कितना दिया गया है 9 इंटू 10⁻⁴। जी कितना लिया जाए, जी कितना लिया जाए, कुछ बोला नहीं गया है तो 10 लेकर के चलता है, क्योंकि वैसे भी एमसीक्यू है। अगर तुम 10 ही लेकर चलना एग्जाम में, लेकिन लिख देना कंसिडरिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम्हें एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा, अगर वो जी की वैल्यू नहीं देता है तो तुमको 9.8 मानो या 10 मानो, सही है, लेकिन एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि तुमने क्या कंसिडर किया। ये कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁴ होता है, 9 टू 10⁻⁹ ये होता है ना, के इंटू क्यू तो निकालना ही है सर मुझे। 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको इधर भेज देते हैं, तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁴ था, और ये नीचे आके फिर ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻13 होगा कि नहीं होगा, 10⁻⁻13 हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जीरो भी इसको दे दो, तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। अब क्यू स्क्वायर है ये, क्यू निकालेंगे तो रूट लगाना पड़ेगा, रूट लगाऊंगा तो √2 कितना होता है 1.414 होता है, और इंटू 10⁻⁻12 कितना होगा 10⁻⁻6 कूलम, पहला ऑप्शन। 1.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, चार्ज कितना होगा, तुम क्या निकाल लेती है, तो ये पहले भी क्वेश्चन कराया गया इस तरीके का, रेगुलर क्लास में भी इस तरीके का क्वेश्चन करवाया था, उसके बाद यह हाल है। न्यूमेरिकल लगाने के लिए क्यों बोला गया था, इसी वजह से। लगाइयो न्यूमेरिकल कितना, बस 5, पिटाओगे तुम लोग, पिटा के भेज दूंगा तो सुधरोगे लोग, बिना मार खाए नहीं सुधर पाओगे लोग, दिक्कत है ना। ये क्वेश्चन करें सब लोग। क्वेश्चन में बोला गया है, 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड स्ट्रिंग्स मेक सर्टेन एंगल विद ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 400 kg per meter cube, the angle between the strings remains the same. If the density of the material of the sphere is 1600 kg per meter cube, the dielectric constant of the liquid is। पहले अरेंजमेंट को कहाँ रखा गया है, 2 identical charged spheres are suspended by strings of equal length and string make certain angle। तो लेट अस सपोज पहले एयर में रखा गया था, पहले एयर में रखा गया है, तो करेंगे स्फीयर certain angle, ठीक है, मान लेता हूं मैं एयर में मैंने रखा, तो अभी भी हमने पढ़ा था दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, एयर की कहानी है। ठीक है, लेंथ जो है एल दिया गया है, इक्वल लेंथ है, और स्ट्रिंग में सर्टेन एंगल विद ईच अदर। तो एयर में जब होगा बालक, तो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे इसके ऊपर, मास बोला गया है, मास के बारे में, चार्ज स्फीयर है, स्फीयर होगा तो मास तो होने वाला है, मास होगा mg, ठीक है, और फोर्स लगेगा F, और एक टेंशन फोर्स आएगा T। सपोज है थीटा एंगल है, क्योंकि एंगल दिया नहीं गया है, ठीक है ना। अब अगर ये थीटा एंगल है, तो फिर अगेन हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, टेंशन फोर्स को नेगलेक्ट करके चले, क्या कुछ बोला क्या, सस्पेंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड सर्टेन एंगल विद ईच, स्ट्रिंग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया मास वगैरह का, टेंशन तो लगेगा, चलो लेके ही चलते हैं। इसको जरा सा पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही रिजॉल्व अगर करते हैं हम लोग, तो कितना आ रहा था एक्सप्रेशन, टी से टी कैंसिल हो रहा था, 1045 आ रहा था कि नहीं, 1045 इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी आ रहा था, इसको मैं अभी एफ बोल देता हूँ,
एफ अपॉन एम जी, 1045 इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। मैं दोबारा नहीं करूंगा वो सारी चीजों। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था tan थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी आ रहा था। लेट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब इस पूरे अरेंजमेंट को मैंने क्या किया, एक लिक्विड में लेकर के जाकर के डिप कर दिया हूँ। इस पूरे अरेंजमेंट को, पहले एयर में था तो लिक्विड में ले गया मैं। अब ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड में ले जाऊंगा तो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो चेंज होगा। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा ना वहां पे, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इस पूरे अरेंजमेंट को मैं कहाँ ले गया, वाटर के अंदर। इस पूरे अरेंजमेंट को मैं ले गया वाटर के अंदर। वाटर में ले जाएंगे तो क्या कहानी होगी, सपोज डेट ये हमारा वाटर था, यहाँ तक फ्री सरफेस है ये, और इस पूरे अरेंजमेंट को मैं ले गया इसके अंदर। अभी भी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स रिमेन्स द सेम। अभी भी एंगल कितना बना रहा है वो, थीटा। अभी भी एंगल थीटा बन रहा है। तो सर टेंशन फोर्स लगेगा ही ऑब्वियसली, एम एफ फोर्स लगेगा, और एम जी तो लग ही रहा होगा। लेकिन सर साथ साथ अब क्या लगने लगा होगा, यहाँ पे लिक्विड में लेकर के जाऊंगा तो अब लगने लगा होगा इसके ऊपर एक बायोन्सी फोर्स भी। एक बायोन्सी फोर्स भी लग रहा होगा, क्योंकि जब लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, बायोन्सी फोर्स। एफ बी लिख देता हूं मैं इसको। यहाँ एक्ट कर रहा होगा एक बायोन्सी फोर्स, ठीक है। टेंशन इधर जा ही रहा होगा, इधर भी टेंशन जा ही रहा होगा। तो अब इसको रिजॉल्व करते हैं जरा। क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है बायोन्सी फोर्स, इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे है mg, और इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन फोर्स, और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ तक रिजॉल्व करते हैं, फिर क्या हो जाएगा, t का cos थीटा प्लस बायोन्सी फोर्स इज इक्वल टू mg को बैलेंस कर रहा होगा, और t का साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, t का साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक को बैलेंस कर रहा होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। t cos थीटा कितना हो जाएगा बालक, mg माइनस बायोन्सी फोर्स। इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या होने वाला है, दोनों को डिवाइड करूंगा 2/1। 2/1 अगर करते हैं हम लोग तो अगेन टी से टी कट जाएगा, tan थीटा हो जाएगा कि नहीं। tan थीटा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बदल गया होगा तो मैं इसको एफ एम लिख देता हूँ, मीडियम में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और स्टार्टिंग में जो लग रहा था उसको मैं एफ नॉट बोल देता हूँ, एयर में लगने वाला, ठीक ना। तो एफ एम अपॉन में क्या आ जाएगा, एम जी माइनस बायोन्सी फोर्स, ये आएगा, आने वाला है। बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, बायोन्सी फोर्स क्या होता था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी होता था कि नहीं। रो लिक्विड इंटू वी इंटू जी होता है, सही है। बायोन्सी फोर्स रो वी जी। और mg को मैं क्या लिख सकता हूँ, m को मैं क्या लिख सकता हूँ बाबू, मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिख सकते हैं। और ये किसका होगा, मटेरियल का होगा कि नहीं, मटेरियल ऑफ द स्फीयर, मतलब ये स्फीयर का लेंगे और ये किसका लेंगे हम लोग, लिक्विड का लेंगे। m को मैं ऐसे चेंज करूंगा और fb को मैं ऐसे चेंज, सही है, ठीक है। ये पूरा पूरा mg निकाला मैंने, ये mg है। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और जी हो गया। ये सब क्लास 11th में पढ़ाया गया था लिक्विड वाले। तो अभी इसको लिखेंगे एफ एम अपॉन में, mg को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मतलब स्पीयर लिख देते हैं, एस लिखते हैं यहाँ पे, स्पीयर इंटू वी इंटू जी होगा। और बायोन्सी क्या है, रो लिक्विड इंटू वी इंटू जी है। वी और जी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो उसको कॉमन ले लिया जाए, रो एस माइनस रो लिक्विड इंटू वी इंटू जी लिख सकता हूं कि नहीं मैं, सही। यहाँ पर अगर दोनों को ध्यान से देख रहे होगे तुम लोग, दोनों को ध्यान से, अच्छा यहाँ पे m किसका लिया गया है, बोलना जरा, ये m किसका लिया गया है, स्फीयर का मास है, ये किसका मास है, स्फीयर का। तो यहाँ भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कि एफ नॉट अपॉन डेंसिटी ऑफ स्फीयर इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी, बोलो।
ये भी tan थीटा है, वो भी tan थीटा है, दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ कि नहीं मैं? दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम लोग। तो किसको बाई किसको किया जाए? दिस बाई दिस किया जाए, ठीक है। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो बराबर कर लेता है। एफ नॉट बाई रो एस वी इंटू जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ मीडियम अपॉन में रो एस माइनस रो लिक्विड इंटू वी इंटू जी होगा। वीजी से वीजी कैंसल आउट होने वाला है। एफ नॉट बाई एफ एम, ध्यान देना, एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो एस अपॉन में रो एस माइनस रो लिक्विड बाई कुछ नहीं, ठीक है। रो लिक्विड हो जाएगा कि नहीं? एफ नॉट बाई एफ एम को तुम लोग रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते थे, यही तो हमको निकालना था। सबकी वैल्यू दी गई है, तो एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा? रो एस का मतलब कितना दिया गया है? एस मतलब स्फीयर, स्फीयर का कितना है? 1600 अपॉन में 1600 माइनस 400, तो 1600 बाई 1200, 16 बाई 12, 4 बाई काटा जाएगा, 16 बाई 12 कितना हो जाएगा? 4 बाई 3 होगा, 1.33, ऑप्शन नंबर 1.33, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? पहले एयर में रखा गया था, उसके बाद हम कहाँ लेके चले गए? उसको वाटर के अंदर लेके चले गए। कोई दिक्कत है? न्यूमेरिकल लगाओ लो, काहे बाबू परेशान होगा न्यूमेरिकल में। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर है कि बोर्ड पूछेगा, अगर पूछ दिया तो बायो वाले बच्चे गए, बायो वाले बच्चे वाटर में डिप ही करते रह जाएंगे फिर, या तो क्वेश्चन को या तो खुद को, सही है ना। लेकिन कहीं इसमें कोई हार्ड कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि लिक्विड किसी भी लिक्विड में ले जाओगे तो बायोन्सी फोर्स लगने लगेगा। और बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला होता है रो लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना लिक्विड हमारा डिस्प्लेस्ड हुआ है, जितना वॉल्यूम में लिक्विड डिस्प्लेस होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? बायोन्सी फोर्स को निकालते हैं। ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए फिर। टाइम पीरियड भी नहीं याद है। अबव ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 40 ग्राम, मास बोला गया 40 ग्राम, ग्राम कितना हो जाएगा? ये 40 इंटू 10⁻³ होगा, विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ, चार्ज दिया गया हमको 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इज ऑसिलेटिंग विद टाइम पीरियड। सर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, नहीं पता है क्या ये? एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम इज अप्लाइड वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है इस तरीके से, इसकी वैल्यू दी गई है 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। नाउ द टाइम पीरियड T2, मतलब इनिशियली जब रखा गया था तो टाइम पीरियड T1 था, वो मिसप्रिंट हुआ है। इनिशियली जब रखा गया था टाइम पीरियड T1 था, तो उस समय कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो जो G लग रहा होगा वो G ही होगा, है ना। तो T1 लिख सकता हूँ कि नहीं इसको मैं इनिशियली, क्योंकि G जो था वो G ही लग रहा होगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगता है? डाउनवर्ड लगता है। और इसमें अगर मैं पॉजिटिव चार्ज है, मैं पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं, जिधर ये आता है, तो एक्सेलरेशन भी इसका ऊपर होगा, सही है। तो ये जो G की वैल्यू यहाँ रखी गई है, एक्चुअल में क्या होता है? G इफेक्टिव होता है। याद होगा एफबीडी वगैरह जब बनाते थे न्यूटन्स लॉज में, तो लिफ्ट वगैरह केस पढ़े थे हम लोग। लिफ्ट में हम लोग क्या लेते थे? G इफेक्टिव लेते थे हमेशा। ऊपर जा रहा होगा तो G माइनस से होगा, नीचे आएगा तो G प्लस से होगा, वैसे करके लेते थे हम लोग, सही ना। तो G इफेक्टिव होता है हमारा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है और एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, तो यहाँ G इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? बोलो। अरे नीचे एक्स वेक्टर लग रहा है, एक वेक्टर ऊपर लग रहा है, तो डिक्रीज होगा। कितना हो जाएगा ये? G माइनस ए, इस केस में G माइनस ए हो जाएगा, G इफेक्टिव। G इफेक्टिव कितना होगा? G माइनस ए, ए माइनस जी नहीं होगा, क्यों?
वरना पार्टिकल कहाँ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ। जी हमेशा डोमिनेट करेगा, ए हमेशा कम होने वाला है। अभी कैलकुलेट भी करेंगे तो कम ही आएगी वैल्यू, ठीक है। तो इस केस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी माइनस ए लिख सकता हूँ कि नहीं। अब ए की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी सर, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं, ए इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई बाई एम होता है कि नहीं। सब कुछ दिया गया है ना, मास भी दिया गया है, चार्ज भी दिया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी गई है, सब कुछ तो दिया ही गया है। तो एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ मैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, q मीन्स 4 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई ई, कितना है 3.6 इंटू 10⁻4 अपॉन में मास कितना दिया गया है 40 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये 4 से कैंसिल आउट होगा, 10 टाइम्स 10⁻⁻2 होगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻+ ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये भी कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना से 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कम आ रही है कि नहीं वैल्यू, वो कितना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है। अरे भाई ये पावर देखो तो, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, नीचे भी कितना है -2 ही हो जाएगा ना, ये जब 10 उसको दे दूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3.6। मतलब जी से छोटी वैल्यू आ रही है, और जी इफेक्टिव में क्या करते हैं हम लोग, बड़ा माइनस छोटा वैल्यू करते हैं हम लोग, ठीक। और हमसे क्या पूछा गया T2/T1 का रेशियो, T2 यह है T1 यह है, रेशियो लूंगा तो 2 पाई कट जाएगा, रूट एल कट जाएगा, तो T2/T1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो ये जी माइनस ए होगा नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और टी वन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जी होगा कि नहीं होगा, जी होने वाला है। अब सिंपल वैल्यू पुट कर दो सारा, जी की वैल्यू कितना ले चलना है 10 बोला गया क्वेश्चन में, तो टेंशन ही नहीं है, 10 ले लो, रूट ओवर 10 अपॉन में 10 माइनस 3.6, रूट ओवर 10 अपॉन में सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 6.4 आएगा क्या, 6.4 आएगा ना, सब्ट्रैक्ट करने आता है कि घटा के दिखाऊं हासिल वासिल लेकर के। यहाँ से सर मैं एक डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा कि नहीं, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 10/8 होगा कि नहीं होगा, 5/4 होगा कि नहीं होगा, और क्या ये 1.25 होता है कि नहीं होता, ऑप्शन में दिया गया है सर। आंसर कितना हो जाएगा 1.25, रेशियो कितना आएगा 1.25। तो दिक्कत दिया जाएगा, या फिर अगर ये सोच करके पढ़ने आए थे कि सिंपल सिंपल Q1 Q2 दे देंगे, R दे देंगे और बोलेंगे फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो तो छोड़ ही देना, वो क्वेश्चन मैं आज तक नहीं करवाया हूँ। वो क्वेश्चन अगर आता भी यहाँ पे तो मैं कहता कि घटिया सवाल है, तुम खुद कर सकते हो, ऐसे तो हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व, आ रही बात समझ में। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके का सवाल लगाना हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि हो सकता है कल को दो कॉन्सेप्ट मिक्स करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है, करो क्या फिर वहाँ पे, तो बैठ करके फिर कुछ नहीं, यूट्यूब वाले टीचर्स जो हैं, ऑनलाइन वाले टीचर्स, उनके साथ बैठ जाना लो और गाली देना सीबीएसई को, उससे रिजल्ट तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, सही ना। तो ये क्वेश्चंस कराए इसलिए जा रहे हैं ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था, सबके स्कूल में पढ़ाया गया है, देख लो, जबकि क्या कर लो, प्रैक्टिस करके आओ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीबीएसई हिंट दिया इसी साल, उठाया था ना वो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन, आईआईटी स्क्रीनिंग 2001 का क्वेश्चन उठाया था इसी साल बोर्ड में, वो कैपेसिटर बीच में लगाया था डमी सर्किट, और वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका था पहले भी, वो नोट्स में है पहले से ही है ना। सीबीएसई ने एक कैपेसिटर पूछा है, नोट्स उठा के देखना, दो कैपेसिटर मैं करवाया हूँ, तो सीबीएसई जो चीज सोच रहा था वो पहले से करवाया गया। तो अब मेरे मन में ये आभास हो रहा है कि बाबू इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो दो दो कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन आ सकते हैं, डेंसिटी मतलब बायोन्सी को मिक्स कर सकता है चार्ज में, इतनी सारी किताबें पढ़ी हो गए लो,
बहुत भारी भारी टीचर उससे पढ़े हो गए लोग। कोई बताया कि टाइम पीरियड भी आएगा उसके अंदर आ सकता है। तो हमें बाबू हर एक चीज को तैयार करके जाना पड़ेगा। हम डायरेक्टली उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं कि सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो भूल ही जाना कि K/Q1 Q2/R² पे तुम्हें फार्मूला देगा। बहुत विषम परिस्थिति हो गई है और फ्री का नंबर देना चाहता होगा सीबीएसई तभी वो क्वेश्चन देगा। और सिर्फ हमारा जीवन का एकमात्र मकसद तो ये है नहीं कि सीबीएसई बोर्ड को पास कर लिए उसके बाद क्या करोगे, ठेला लगाओगे मार्कशीट आगे लटका करके। इसके बाद अगला हमारा पड़ाव कौन है, सीयूईटी है या तो जेईई है या तो नीट है। और अगर ये सब क्वेश्चंस किए रहोगे तो वहां भी तुम्हें हेल्प मिलने वाला है। एक पंथ दो काज, फिर तुरंत तुमको क्या हो जाएगा, कोई न कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, सीयूईटी से बीएससी करने अगर मन होगा तो, बीटेक करना होगा, एमबीबीएस करना होगा, तुरंत आराम से क्लियर हो जाएगा। अब उसी के लिए जाओगे लोग कोटा और जाके वहाँ पिक्चर देखोगे लोग, फिर पिक्चर यहीं देख लेना, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं क्योंकि हालत तुम्हारी हो गई है खराब। और न्यूमेरिकल लगाओ मत लो। देखो इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है अ पार्टिकल ऑफ मास 40 मिलीग्राम, मिली नहीं होगा, माइक्रो होना चाहिए था। तो देखते हैं लास्ट में ऑप्शन अगर नहीं मैच करेगा तो यहाँ माइक्रो होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी चलो भी देखते हैं पहले। मिलीग्राम carrying a charge is moving directly towards a fixed positive point charge 5 into 10 की पावर -9 coulomb of magnitude 10 की पावर -6 coulomb when it is a distance of 10 centimeter from fixed। एक पार्टिकल है जिसका मास है 40 ग्राम, कैरिंग अ चार्ज इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज ना ऑफ मैग्नीट्यूड। कुछ स्टेटमेंट में गड़बड़ी लग रही है क्या? ये वाला जो चार्ज है ना वो यहाँ होना चाहिए था, 5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, यहाँ नहीं होगा। अब ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ मास 40 मिलीग्राम इज कैरिंग अ चार्ज इतना इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर -6। ठीक है, बनाते हैं जरा। देखिए पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 की पावर -6 है कूलम, और एक चार्ज है 40 मिलीग्राम का इसकी तरफ आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है कूलम, और मास इसका है 40 मिलीग्राम। डिस्टेंस बोला गया है, इनिशियली इसका डिस्टेंस कितना बोला जा रहा है, 10 सेंटीमीटर है। व्हेन इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज, ये फिक्स्ड है, और ये क्या है, मूवेबल, ये है मूवेबल, मूव करेगा। चार्ज इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट चार्ज वेयर द पार्टिकल विल कम मोमेंटरली टू द रेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक चार्ज है फिक्स्ड जिसका मैग्नीट्यूड है 10 की पावर -6 कूलम, एक चार्ज है हमारा 5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम जो कि 40 मिलीग्राम का है और वो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ जा रहा है, फिक्स्ड की तरफ। तो किस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? लेट अस सपोज यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, यहाँ से x डिस्टेंस पर मैं मान लेता हूँ क्योंकि यहीं से पूछ रहा है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट चार्ज, फिक्स्ड पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सही है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बालक, होगा
ये जो अभी जो पोजीशन है इसका, ये इनिशियल है कि नहीं है? और फाइनली क्या हो जाएगा? वेलोसिटी आकर के जीरो हो जाने वाली है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाए? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाए जिससे आंसर आ जाएगा हमारा? सोचो और बताओ, किस कॉन्सेप्ट का यूज करूं मैं कि इसका सॉल्यूशन मुझे पता चल जाए? किसके बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? क्वेश्चन को फिर समझो। ये पॉइंट चार्ज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है फिक्स्ड चार्ज की तरफ। इनिशियली 10 सेंटीमीटर पे था जब, तो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड थी। जब वो एक एक्स डिस्टेंस पे पहुंचा तो वेलोसिटी हो गई है जीरो। फाइनल वेलोसिटी हो गया जीरो इसका। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाए? अब ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी भी आएंगे, कहीं पर भी आएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं हम लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब भी कोई बॉडी मोशन में होगा और वो रेस्ट में आ रहा हो, क्लास 11th में कई जगह किए थे हम लोग इसको। कहाँ कहाँ? कोई एक बॉल ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, तब हम लोग वहां पे एनर्जी को कंजर्व करते थे। कोई बॉडी चल रही है, अचानक से रेस्ट में आ गई, तो हम लोग वहां पे ये चीज यूज करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली विल बी बराबर टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली। यहां पर देखो क्या होगा, ड्यू टू स्पीड एक काइनेटिक एनर्जी आएगा, ड्यू टू बोथ चार्जेज एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। सही है? तो इनिशियली जब यहाँ पे ये चार्ज था, तो इसकी वेलोसिटी की वजह से आया एक काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, मास इसीलिए दिया गया था। और प्लस ये चार्ज इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, तो इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी जनरेट हो रहा होगा, जो कि होगा k q1 q2 बाई r होगा कि नहीं? बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है। फाइनली क्या होगा, अगेन हाफ एम वी स्क्वायर प्लस k q1 q2 अपॉन में, अभी डिस्टेंस कितना हो गया है? ये हमारा r था। यहाँ तक सही है? फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई है इसके? जीरो। तो ये तो जीरो हो जाएगा। इनिशियली अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हाफ मास कितना बोला गया है? 40 मिलीग्राम, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड कितना दिया गया? 50 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है। बदलना पड़ेगा, कितना होगा? 50/100 इंटू 50/100 होगा कि नहीं, क्योंकि यू स्क्वायर है ये, और प्लस के का वैल्यू क्या होता है? अच्छा, एक चीज अगर नोटिस कर रहे होगे तुम, तो k q1 q2 k q1 q2 कॉमन ले करके उधर भेज दूं क्या? एक जगह सॉल्व कर लेंगे। k q1 q2 तो 9 इंटू 10 की पावर 9 के, q1 कितना बोला गया? 5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6। अब देखो ध्यान से, इसको उधर भेजा मैंने, तो 1/x -1/r होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ हो जाएगा 1/x -1/r का मतलब है 10 सेंटीमीटर है ये। सेंटीमीटर को बदलेंगे तो क्या होगा? 10/100 या 0.1 बोल सकते हैं। तो 10/100 में लिख लेता हूँ, 10/100, तो बाई वाला ऊपर चला जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है ना? देखो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होंगी। ये दो पावर, ये दो जीरो, दो जीरो दो जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। ऊपर जाएगा -4, -7 बनाएगा कि नहीं? -7, और ये एक और जीरो दे दे तो ये -6 हो जाएगा कि नहीं? इस -6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये गया, ये दोनों गए, ये दोनों गए। कोई दिक्कत? सही है यहाँ तक? 5 से कैंसिल आउट करूंगा मैं तो ये 10 टाइम्स जाने वाला है। सही है? अभी भी ये 2 से ये 2 टाइम्स जाने वाला है,
और कुछ देखो कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 2 इंटू 50 100 होता है, 100 इंटू 10 1000 हो जाता है, इज इक्वल्स टू 10 की पावर 9, 10 की पावर -9 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? बचा कितना? सिर्फ 9, और इन ब्रैकेट्स 1/x माइनस, क्या मैं इसको 10 लिख दूं तो आपत्ति है कोई भी? ये 9 इधर आएगा तो क्या हो जाने वाला है? 1000/9, और प्लस 10 होगा कि नहीं इधर आकर के, इज इक्वल टू 1/x। सही है, डिवाइड कर लो जरा, देखो कितना आता है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 90, 1090 अपॉन में 9 होगा, इज इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 अपॉन में 1090 होगा, और ये किस में आ रहा है? मीटर में आ रहा है, और हमें किस में निकालना है आंसर? देखो तब मीटर में ही है, तब ठीक ही है। डिवाइड करो और बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। तो जब सॉल्व करोगे यहाँ माइक्रोग्राम रख करके सॉल्व करना, माइक्रोग्राम सॉल्व करके रखोगे तो आंसर आ जाएगा। और कुल मिला के यह है कि अगर कभी भी वेलोसिटी दी गई हो और फाइनली उसको जीरो पे कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अप्रोक्सीमेटली पूछा है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो हम इसको नेगलेक्ट भी कर सकते थे, 10 को नेगलेक्ट भी कर सकते हो इसके कंपैरिजन में। ठीक है, मीन्स यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁹ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.3 मीटर। एक रिंग है हमारे पास, देखते हैं है क्या। एक हमारे पास रिंग है, ठीक है, एक ये रिंग है, और इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चार्ज कितना बोला जा रहा है? 4 × 10⁻⁹ कूलम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस बोला गया 0.3 मीटर्स। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग के एक्सिस से पूछा जा रहा है कितनी दूरी पर? 0.4 डिस्टेंस पे। तो लेट अस सपोज इसको x बोला होगा जब डेरिवेशन किए होंगे तो, या r बोला होगा स्मॉल, देख लेना लो अपने हिसाब से। मीटर, 0.4 मीटर पे पूछा गया इससे, सही है, एक रिंग से। तो इसका डेरिवेशन देखो कैसे किया जाता था। एक बार रिवाइज हो जाएगा, पूरा नहीं करूंगा मैं, पहले करवाया हूँ। क्या करते हैं हम लोग? एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे, छोटा सा एलिमेंट डी क्यू, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ। सही है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। सेम इधर से भी लेते थे हम लोग, दो कंपोनेंट लेते हैं, वर्टिकल वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला ऐड अप हो जाएगा। ठीक, फिर इसको हम लोग क्या कर देते थे? इंटीग्रेट कर देते थे, तो हमें जो फॉर्मूला मिलता था एक्सियल पोजीशन पे, जनरल फॉर्मूला जो मिलता था वो मिला होगा KQX अपॉन में R² प्लस X² की पावर 3/2। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला हमें मिला था। सही है, वैल्यूज को चिपका दिया जाए, फॉर्मूला याद रखना। 9 × 10⁹ इंटू क्यू, 4 × 10⁻⁹ इंटू एक्स, एक्स का मतलब कितनी दूरी पे देख रहे हैं? 0.4। डेरिवेशन प्रिपेयर कर लेना, करवाया गया पहले। 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, अगर इसको ध्यान से देख रहे होगे तो सर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं? 3 4 5 होता था, तो 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर क्या बनाएगा? 0.5 का स्क्वायर बनाएगा, मतलब 0.5 की पावर 4 आ जाएगा। अरे 2 और 2 4, 10⁻⁹ प्लस 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 इंटू 4 इंटू 0.4 अपॉन में क्या होगा यहाँ पे? 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा
0.5 का स्क्वायर भाई एक स्क्वायर बैठा है तो 0.5 की पावर 4 होगा कि नहीं होगा? पावर 4 हो जाएगा। इसको मैं 5/10 लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो 5/10 लिख सकते हैं ना? 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा तो 9 इंटू 4 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर 4 मतलब 4 जीरो और अपॉन में कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार। एक डेसिमल हटेगा यहाँ से 25 तो क्या 100 होता है। एक और 4 से कटेगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। सही है मल्टीप्लाई कर लेना कितना आ जाएगा 32 9 इंटू 32 अपॉन में 5 हो जाएगा। बताएं कितना आ रहा है? देखते रहते हैं सर जो लास्ट में जाता है तब बताएंगे। यहाँ पावर 3/2 था ना तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो 5 की पावर 3 होगा सिर्फ 5 की पावर 3 मतलब ये पूरा हमारा गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर 3 होगा अपॉन में 5 की पावर 3 होगा। ठीक है एक डेसिमल एक गया 100 ऐसे ये जाएगा 16 64 9 इंटू 64 अपॉन में 5 कितना 9 4 36 6 कैरी 3 9 6 54 और 3 57 अपॉन में 5 डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स फिर से 1 टाइम्स और कितना आ जाएगा 2 6 2 6 तो 5 5 25 आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा 115.2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना? तो लो भाई एक रिंग पे भी एक न्यूमेरिकल हो गया तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं अब इसको बताओ जल्दी से। द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज्ड सरफेस है हमारा कोई भी इनवर्ड फ्लक्स जो है वो कितना बोला जा रहा है 8 इंटू 10 की पावर 3 और आउटवर्ड फ्लक्स कितना बोला जा रहा है 4 इंटू 10 की पावर 3 देन द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस इज। सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा भाई फ्लक्स दे करके चार्ज पूछ रहा है तो कौन सा लॉ लगेगा गॉसेज लॉ लगेगा कि नहीं कि यही इकलौता ऐसा लॉ होता है जो चार्ज और फ्लक्स को डायरेक्टली रिलेट करता है। बताएं दो दो फ्लक्स का जिक्र किया गया है कि नहीं एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। सबसे पहले नेट फ्लक्स तो निकाल लो भैया। नेट फ्लक्स क्या होगा फ्लक्स आउटसाइड माइनस फ्लक्स इनसाइड। आउटसाइड कितना फ्लक्स बोला गया है आउटवर्ड मतलब 4 इंटू 10 की पावर 3 4 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 8 इंटू 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा -4 इंटू 10 की पावर 3 हमारा क्या है नेट फ्लक्स है। और इसी को क्या करूंगा मैं डिवाइड करूंगा इससे डिवाइड कर रहा हूँ पाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करेंगे ना क्यू इनसाइड निकालना हमको पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेना -4 इंटू 10 की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर 4। सही है तो ध्यान से इस चीज को देख लेंगे जब भी दोनों फ्लक्स दिया गया होगा तो हमें क्या करना होता है नेट फ्लक्स निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये बढ़िया क्वेश्चन है ये तुम्हारे बस का नहीं है तो देखो यहाँ पे अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड मास एम मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड अ फिक्स्ड चार्ज प्लस क्यू। एक माइनस क्यू चार्ज है जिसका चार्ज दिया गया माइनस क्यू और मास दिया गया एम एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड। अराउंड का मतलब क्या हुआ कि ये सेंटर पे बैठा होगा कुछ ये अरेंजमेंट है हमारा यहाँ सेंटर पे बैठा है प्लस का क्यू चार्ज। सही है फिक्स्ड है वो और ये वाला चार्ज घूम रहा है माइनस का चार्ज घूम रहा है ये एक माइनस का चार्ज मान लेता हूं मैं जो कि रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ और इसका मास है एम। सही हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके ऊपर लगेगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स। सही और वो कौन दे रहा होगा जो भी सेंटर की तरफ फोर्स डायरेक्टेड होगा
ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोलो। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना होगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला क्या होता था, के, अच्छा इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा है तो हमको वो लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन में रेडियस कितना बोला गया है बाबू, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर कर देंगे। और इधर क्या होता है, ये एम वी स्क्वायर बाई आर होता था कि नहीं, सही है, ठीक है। तो अच्छा चार्जेस अलग अलग बोला गया है क्या, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, तो इसमें क्यों कैपिटल क्यू ले लिया है, चलो मान लो कि ये कैपिटल क्यू है क्योंकि ऑप्शन में कैपिटल लिया गया है ना, तो हम लोग भी क्या कर लेते हैं, इस वाले चार्ज को कैपिटल कर लेते हैं। ये जो फिक्स्ड वाला चार्ज है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस कैपिटल क्यू है, सही यहाँ तक, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर होगा। अब जरा इस चारों एक्सप्रेशन को देखो, या वैसे इन जनरल देखो क्या पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन रेडियस पूछा गया और टाइम पीरियड पूछा गया है कि नहीं, रेडियस और टाइम पीरियड में रिलेशन पूछा जा रहा है, मतलब मुझे वेलोसिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं, बाबू यहीं से चल के वापस यहीं पर आएगा तो डिस्टेंस कितना चलेगा, वो यहीं से चल के वापस यहीं पर आया तो डिस्टेंस कितना चलेगा, सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर। और इतना डिस्टेंस चलने में टाइम कितना लगता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं कि नहीं, इस v की वैल्यू को लाके यहाँ चिपका दिया जाएगा, कोई दिक्कत, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर इक्वल टू m 2 पाई r/t का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर m/t स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, आर, और उसमें तो आर को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी लोग को एक तरफ कर दिया जाए, चलो आर को जब इधर भेजूंगा तो आर क्यूब हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, क्योंकि आर का क्यूब होना चाहिए था, सही है। अगर इसको देख रहे होगे ना तो एक चीज की याद आ रही होगी तुम्हें, किसकी याद आ रही है, किसी लॉ की याद आ रही है मुझे इसको देख करके, और ये काम हम पहले भी कर चुके हैं एक बार, हिंट दे देता हूं मैं, क्लास 11th में ये काम किए थे। आर क्यूब हो जाएगा, बाकी लोग को उधर भेजा जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू क्यू, उधर गया तो टी स्क्वायर, ये नीचे आएगा 4 4 आर 16, 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है, पाई क्यूब हो जाएगा ना, पाई क्यूब हो जाएगा, और क्या बचेगा नीचे, एम, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, क्यू क्यू टी स्क्वायर अपॉन 16 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू एम, बी ऑप्शन दिख रहा है। तो देख के किसी की याद आ रही है क्या, क्लास 11th ग्रेविटेशन चैप्टर में कैपलर्स लॉ पढ़े थे हम लोग, कैपलर्स लॉ का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड जो पढ़ाया गया था, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, शाबाश, बहुत बढ़िया, ये कैपलर्स लॉ ही था, ये हमारा हो गया सन, और ये इसके चारों तरफ घूम रहा है प्लेनेट, यही सेम काम वहां भी हम लोग करते हैं, करें अब इसको, 11th का कॉन्सेप्ट यूज होने का मतलब यह है कि 11th में पढ़े थे, बस मैं ये बोल रहा हूँ, बाकी बता तो रहा ही हूँ ना सारी चीजों को, तब कहाँ से 11th का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और फिजिक्स जो पूछा, मान लो ये 2+2 करते हो लो 4, ये किस क्लास में बताया गया, तो क्यों अभी यूज कर रहे हो, अभी अभी कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग, मल्टीप्लाई किए थे, डिवाइड किए थे, कब सिखाया गया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन,
फोर्थ फिफ्थ में सिखाया गया होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में। क्यों अब तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो? बोल दो सच, ये तो थर्ड का टॉपिक था ना, अब क्यों हम मल्टीप्लाई करेंगे? ये तो फोर्थ में हम लोग पढ़े थे, तो अब क्यों हम लोग को मल्टीप्लाई डिवाइड कराया जा रहा है? A wire of length L is placed along the x-axis with one end at the origin. सबसे आसान क्वेश्चन था ये, सबसे ही आसान क्वेश्चन। ओरिजिन की बात कर रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमारा ओरिजिन कहीं होगा। और एक रॉड रखा गया है, सही ना? वायर है, रॉड है, जो भी बोलो तुम। लेंथ एल है उसका, कुछ इस तरीके से होगा। लेंथ एल है उसका, एल लेंथ है टोटल। ये हमारा एक्स एक्सिस था और इधर हमारा वाई एक्सिस था, ऐसा कुछ। ये हमारा वाई एक्सिस था और ये हमारा एक्स एक्सिस था। लेंथ एल रखा गया, मतलब एक्स इज इक्वल टू एल और ये एक्स इज इक्वल टू कहाँ पर है? 0 पर है, सही। और इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे? इस तरीके से वेरी कर रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स क्यूब बाई एल, सही यहाँ तक। तो हमसे पूछा जा रहा है इस रॉड पे टोटल चार्ज कितना होगा। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, उस पर चार्ज देखते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट किया जाता है। एक छोटा सा मैं यहाँ पे एलिमेंट लूंगा और मान लूंगा इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू, और इसका लेंथ मान लूंगा मैं डीएल। तो लैम्डा क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डी क्यू बाई डीएल होता है कि नहीं? छोटा चार्ज बाई छोटा लेंथ, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। तो डी क्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? लैम्डा इंटू डीएल होगा, सही है। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है? लैम्डा नॉट एक्स क्यूब बाई एल डीएल। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट करेंगे, लैम्डा नॉट एक्स क्यूब बाई एल डीएल। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के लिमिट कहाँ तक जाएगी हमारी? एल तक जाएगी कि नहीं? लैम्डा नॉट और एल दोनों ही कांस्टेंट है, बाहर निकल करके आ जाएंगे। लैम्डा नॉट बाई एल बाहर निकल करके आएगा, 0 टू एल एक्स क्यूब डीएल। एक काम करो, डीएल न लिख करके हम यहाँ पे डीएक्स रख देते हैं। डीएल की जगह क्या रख देते हैं? डीएक्स, वरना तुम कहोगे सर वेरिएबल नहीं है हमारा। डीएक्स रख लो, जब क्योंकि एक्स में फंक्शन दिया गया ना हमारा, तो एलिमेंट को मैं डीएक्स मान लेता हूँ। डीएक्स इंटीग्रेट करने आता है, कितना होगा? लैम्डा नॉट बाई एल, एल की पावर 4/4 होगा कि नहीं? कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा? लैम्डा नॉट एल क्यूब बाई 3 होगा, 4 होगा, होगा। ये एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड। इतना आसान क्वेश्चन था ये नहीं किए वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे और ये आखिरी क्वेश्चन होगा। 5 point charges are placed at the 5 vertices of a regular hexagon. इंपॉर्टेंट क्या है? 5 vertices, जबकि हेक्सागन में कितने वर्टेक्स होते हैं? 6 वर्टिसेज होते हैं। मतलब किसी भी 5 पे चार्जेस को रखा गया है। अपने पास है हेक्सागन, इसमें 2 2 4 2 6, हाँ है। तो हेक्सागन कुछ इस तरीके से होता है। एक चीज तो फायदा है इसमें, बनाना नहीं पड़ेगा ऐसा। किसी 5 वर्टेक्स पर रखा गया है, कितना है? क्यू क्यू चार्ज। तो मान लेते हैं पहला इस पे रखा गया है क्यू, 1 2 3 4 5, तुम कहीं भी मान सकते हो। और कहाँ पूछा जा रहा है? साइड 2A बोला गया है, हेक्सागन का साइड है 2A। 2A साइड क्या है ये सारे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर? सेंटर पे बात की जा रही है, सेंटर पे बात की जा रही है यहाँ पे। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, एल्गोरिदम क्या था?
स्टेप्स क्या क्या थे? सबसे पहला फिगर बनाएंगे, दूसरा चार्जेस को प्लॉट किया जाएगा, तीसरा क्या करते थे, सेंटर टू सेंटर लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन है कि नहीं है? कहाँ ज्वाइन है? जहाँ निकालना वहाँ कहाँ ज्वाइन है? जहाँ निकालना उसको भी तो ज्वाइन करना होगा। सेंटर टू सेंटर लाइन को ज्वाइन करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सही है, सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन हो गया, सेंटर टू सेंटर लाइन भी ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने। तीसरा स्टेप क्या होता था, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जाती हैं, जाएंगी जाएंगी ऐसे जाएंगी इधर। सपोज ये हमारा 1 वाला चार्ज था, ये हमारा 2 वाला चार्ज है, 3 है, ये हमारा 4 है, और ये हमारा क्या है, 5 है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 लिख सकता हूँ कि नहीं मैं? इससे क्या होगा, इधर अवे जाएगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? इससे इधर अवे जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? इससे इधर जा रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 लिख सकता हूँ कि नहीं? और इससे इधर आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5 लिख सकता हूँ कि नहीं? हो गया पांचों का हिसाब। अब एक चीज अगर तुमने नोटिस किया होगा, लाल से काटा जाएगा। दिस विल कैंसल आउट एंड दिस विल कैंसल आउट, क्योंकि हेक्सागन में क्या होता है, सिमेट्रिकल होगा डिस्टेंस, सिमेट्रिकल होगा ना, चार्ज भी सेम है, ये डिस्टेंसेज भी सेम है, तो ये वाला और ये वाला वेक्टर कैंसिल आउट होगा, ये वेक्टर कैंसिल आउट होगा। लेकिन E3 क्या कैंसिल आउट हुआ? अगर 6 चार्ज रखे गए होते, सारे वर्टिसेस पे रखे होते, तो सेंटर पे कितना बनता, फिर 0 हो जाता। सही ना, जैसे स्क्वायर में होता है। तो E3 बचेगा सिर्फ, ये बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अगर ये ऑब्जेक्टिव बना के सब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आता, तो तुमको क्या लिखना है, E1 E4 विल गेट कैंसल्ड आउट, E2 एंड E5 विल गेट कैंसल्ड आउट, फिगर बना करके। ठीक है, तो द नेट इफेक्ट एट द सेंटर विल बी गिवन बाय ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड 3, E3। सही, E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या होता है, KQ/R² होता है कि नहीं? KQ/R² होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूला होता है KQ/R² होता है। तो E3 का कितना हो जाएगा, K मतलब 1/4πε0। सही है। अब रेगुलर हेक्सागन है सर, हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, मतलब 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा। सही है, सेंटर पे एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 60 60 60 बनेगा कि नहीं, 60 60। और ये लेंथ बराबर है हमारा, ये 60 है, तो इसका मतलब तीनों साइड बराबर होंगे, डेट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एक बात याद रखेंगे, रेगुलर हेक्सागन जो होता है वो सेंटर पे क्या करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब अगर ये 2 है तो ये भी कितना होता है, 2a होगा, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 2a होगा। तो चार्ज कितना बोला गया था, स्मॉल q, और डिस्टेंस कितना है, 2a का होल स्क्वायर लिखूंगा, कोई दिक्कत? डिस्टेंस 2a होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 और इंटू 4 16 हो जाता है, 1/16πε0 q/a²। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, सेकेंड ऑप्शन, मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन हो गया करेक्ट। सही है, हेक्सागन पे भी एक क्वेश्चन हो गया हमारा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर में पूछा गया है, स्क्वायर कैसा बनता है, जिसके ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और 90 डिग्री पे, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, 4 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज आर केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स। यहाँ पर एक चार्ज रखा गया, लेट अस सपोज इट इज Q1 बराबर Q, इट इज आल्सो Q2, Q3, Q4, और यहाँ लिख लेना साइड में Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर Q है। ठीक है, साइड बोला गया है L L L सबका। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड बोला गया है, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसी भी साइड के मिड पॉइंट पे। तो मान लेता हूं मैं ये है हमारा मिड पॉइंट। ठीक, पहला काम क्या करते थे, फिगर बनाते थे। दूसरा काम क्या था, सेंटर टू सेंटर लाइन को ज्वाइन किया जाएगा। क्या सारी लाइनें ज्वाइन है? नहीं है, तो हम ज्वाइन करेंगे अब।
इस चार्ज को भी यहाँ तक लाके ज्वाइन कर दिया जाएगा और इस चार्ज को भी लाके ज्वाइन कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत? ये तो ज्वाइन है, ये भी ज्वाइंड है, सही है। इस एल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि डिस्टर्बेंस करेगा ये हमको। अब चलते हैं आगे। अगला काम क्या करते थे, डायरेक्शन को बनाते थे। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और इस पॉइंट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर जाएगा कि नहीं? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा सेम लाइन ऑफ एक्शन पे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, बोल दो, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा, सही है। नामकरण कर दिया जाए, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3, और ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। अब अगर ध्यान दोगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है तो ये L/2 हो जाएगा और ये भी L/2 होगा, सही है। तो E3 और E2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये दोनों। अब भैया ये वाला डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, सबसे बड़ा पहाड़ तो यही है, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सोच रहे हैं सब मूर्खानंद लोग, बुद्धि बट रही थी तो कहाँ थे? 90 डिग्री होता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये लेंथ L है, ये L/2 है, तो कितना हो जाएगा, √L² प्लस L/2 का स्क्वायर, मतलब ये L²/4, कितना हो जाएगा 5L²/4 √5L/2, कितना हो जाएगा √5L/2। डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? डिस्टेंस हमें पता चल गया, सही है। तो अब निकालो लो। अब सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि सर दो वेक्टर्स हैं, दोनों को रिजॉल्व कैसे करेंगे? अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वैल्यू कितनी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर रिजॉल्व करेंगे। सिंपल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी नहीं हो रहा है तुम लोग से। अब ये क्वेश्चन क्या बन चुका है, उस क्वेश्चन को अब हम साइड में करेंगे। अब ये क्वेश्चन बन चुका है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, और दोनों E4 है और एक क्या है E1 है, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। दोनों की वैल्यू सेम होगी तो क्या मैं इसको E और E लिख दूं? E और E लिख देते हैं हम लोग, और यहाँ साइड में लिख लो E क्या है हमारा, E4 बराबर E1 है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, KQ, Q मतलब स्मॉल q है, अपॉन में R², √5L/2 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, बाद में उसको सॉल्व किया जाएगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सर ये सॉल्व कैसे करेंगे हम, क्योंकि वेक्टर को तो रिजॉल्व करना पड़ेगा, दोनों से आएगा ना, यहाँ पे नेट इफेक्ट हमको देखना है। तो भाई इसको रिजॉल्व करेंगे हम, देखो कैसे करते हैं। सर लेट अस सपोज, ध्यान देना इधर, लेट अस सपोज मैं इस बेस के एक पैरेलल लाइन बनाता हूं और इस एंगल को मैं अगर थीटा मानूंगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ थीटा और ये भी बाई सिमेट्री ये भी थीटा होगा। तो अभी ये जो ई वेक्टर है इसका रिजोल्यूशन करेंगे, दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, इधर की तरफ जाएगा ई का साइन थीटा और इसका इधर नीचे आएगा ई का साइन थीटा, और इधर ये दोनों का आएगा 2e साइन थीटा कॉस थीटा लिख दूं, कोई आपत्ति है क्या? ई कॉस थीटा दोनों मिलकर 2e कॉस थीटा दे देंगे। अगेन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट इफेक्ट हमको किधर मिलने वाला है, इधर 2e cos थीटा। e की वैल्यू मुझे पता है, cos थीटा और निकाल लेते हैं। cos थीटा इस ट्रायंगल में जरा देखो, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है क्या? बेस अपॉन में हाइपोटेनस होगा, कितना हो जाएगा 2/√5 होगा कि नहीं? बेस अपॉन हाइपोटेनस 2/√5, वैल्यू पुट कर लो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2 इंटू ई का मतलब है के क्यू अपॉन में √5 का मतलब 5 हो जाएगा, L² हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 उछल के ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2/√5 हो जाएगा कि नहीं? cos थीटा का मतलब क्या है, 2/√5 है, सही? नहीं समझ आ रहा है क्या कुछ है? तो कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 के क्यू अपॉन में 5√5L², कोई है ऑप्शन? बी ऑप्शन।
तो हमारा कितना हो जाएगा 16k³ 5√5 L²। सही है। तो लगभग हर तरीके का न्यूमेरिकल कराया जा चुका है तुमको। ठीक, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का भी, सिंगल कॉन्सेप्ट का भी। अब उसके बाद अगर कोई कह दे कि सर न्यूमेरिकल नहीं हुआ था या हम लोग एग्जाम में समझ में ही नहीं आया, वैरायटी ऑफ हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का था, कोई एक क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है कि जिसमें वैल्यू बदली हो। और लगभग हम लोग 40 से 45 क्वेश्चन कर चुके हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस में अलग ही कॉन्सेप्ट लगा था, कहीं वैल्यू को नहीं बदला गया था। तो सोचो 40 कॉन्सेप्ट तुमको पता है, अब आएगा तो इसी में से कोई न कोई एक, अलग से नहीं पूछेगा तुमसे। ठीक है। इक्विलिब्रियम का भी देख लिया था हम लोग, बोर्ड के हिसाब से अगर चला जाए तो। और अगर जेई सीयूईटी के हिसाब से चले तो और भी हम लोगों ने देख लिया, हेक्सागन भी देख लिया। चलो भाई देखो इधर, अ थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, एक थिन सर्कुलर सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है आर। लेट अस सपोज दिस इज रेडियस, और ये रेडियस आर बोला गया हैज अ पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। इसके ऊपर चार्जेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ठीक है ये भी। अब क्या बोला जा रहा है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ, इस सेंटर ओ पर इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निकालना हमें। ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो यहाँ पे, dq चार्ज, छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने। अब इस एलिमेंट की वजह से देखो यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब क्योंकि ये हमारा सरफेस पर है, वो भी सर्कुलर, तो जो एलिमेंट बनेगा वो ट्रायंगुलर एलिमेंट बनेगा कि नहीं। पोलर रिप्रेजेंटेशन बताया गया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। लेट अस सपोज कि यहाँ पर एंगल बन रहा है डी थीटा, छोटा सा एंगल डी थीटा, ये रेडियस है, और इसका लेंथ मैं मान लेता हूँ इस छोटे वाले का डी एल। ठीक। अब इस छोटे से चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आउटवर्ड आता है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आउटवर्ड आ रहा होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, आउटवर्ड। सही है। और मैं मान लेता हूं कि यहाँ से ये एलिमेंट थीटा डिग्री पर है। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब इसके होंगे दो कंपोनेंट, एक आएगा इधर जिसको हम क्या बोलेंगे, एक आएगा इस तरफ जिसको हम बोलेंगे डी, छोटा है ना, डी का कॉस थीटा, और एक इधर आएगा डी का साइन थीटा। ये सपोज करो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर की तरफ आएगा डी का कॉस थीटा, और इधर की तरफ आएगा डी का साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात। अब छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज जैसा मान सकता हूं मैं उसको। तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू सोर्स चार्ज, तो डी क्यू लिख सकता हूं मैं, अपॉन में कितनी दूरी पर है, आर स्क्वायर हो जाएगा। बाद में हम लोग 4πε0 पुट कर ले जाएगा, अभी के लेकर के चलूंगा मैं। अब डी क्यू की बात कर लेते हैं जरा, डी क्यू कैसे निकाला जाएगा। टोटल चार्ज कितना बोल रहा है, क्यू, जो कि इसके सरकमफेरेंस पर है, मतलब सरफेस पर है कि नहीं है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता था, सिग्मा इक्वल्स चार्ज अपॉन में टोटल एरिया। तो टोटल चार्ज क्यू बोला गया है, जो कि पूरे सरफेस पर है, और सरफेस कौन है, सेमी सर्कुलर रिंग है। तो अगर ये पूरा होता तो हम क्या लेते, 2πr लेते सरकमफेरेंस। अभी आधा है तो कितना लेंगे, πr लिया जाएगा।
पाई आर, और यही बराबर हो जाएगा छोटा चार्ज बाई छोटा लेंथ। कोई दिक्कत? छोटा चार्ज बाई छोटा लेंथ, सही है। अब एक चीज जरा नोटिस करना कि हमने जो पहले डी क्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, डी क्यू यहाँ से कितना होने वाला है फिर, क्यू बाई पाई आर इंटू डी एल, यही होगा। लेकिन अगर एक चीज नोटिस करोगे, जो मेरा एलिमेंट है वो कैसे चलेगा, ये एलिमेंट जो ट्रायंगुलर एलिमेंट नीचे आएगा, फिर ऐसे घूम करके इधर आ जाएगा कि नहीं। तो हमारा जो लिमिट होगा इंटीग्रेट करने के लिए, वो किसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे हम लोग। थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अगर ये पूरा यहाँ पर आ जाए तो थीटा ही हो जाएगा 0 डिग्री, और ये पूरा घूम करके इधर आ गया तो थीटा हो जाएगा पाई या 180 डिग्री, जो बोलने का मन हो तुम्हारा। तो इसका मतलब सर मुझे डीएल को भी चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, डीएल को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ थीटा में, सही ना। थीटा में चेंज करते हैं चलो फिर। और एक चीज और जरा नोटिस करना कि अगर मैं इस सर्किल को यहां से अगर बांट दूं मैं, तो इधर के जितने भी एलिमेंट होंगे उसका रिजोल्यूशन इस तरीके से होगा, और इधर के जितने एलिमेंट होंगे वेक्टर इधर जाएगा, रिजोल्यूशन ऐसे होगा कि नहीं, बताओ। अगर एलिमेंट मैं यहाँ ले लिया होता, ऐसे जाता कि नहीं वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अगेन रिजोल्यूशन कैसे होता है, इधर होता और इधर होता। अब एक चीज जरा नोटिस करना, ड्यू टू सिमेट्री ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हुआ कि नहीं, क्योंकि आधे का इधर जा रहा है और आधे का इधर जा रहा है। तो डी कॉस थीटा क्या होने वाला है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, डी साइन थीटा सारा ऐड हो रहा है कि नहीं, इसीलिए हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, है ना। हर एक छोटे 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 एलिमेंट का डी साइन थीटा कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स हमको ऐड करना पड़ेगा सारों को। अब क्योंकि बहुत छोटा छोटा एलिमेंट है, तो इनफाइनेटिसिमल एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं। इसका मतलब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत। तो डी कॉस थीटा वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। टी साइन थीटा सिर्फ बचने वाला है हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो ये डीई के साथ मैं क्या लूंगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेके चलूंगा जब इंटीग्रेट करेंगे तो, अभी नहीं। अब थीटा के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं डीएल क्या होता है, आर डी थीटा होता है कि नहीं। डीएल क्या होता है, आर का लेंथ क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल, पढ़े हैं। तो डीएल को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इंटू डी थीटा। यहाँ से क्यू बाई पाई आर, आर इंटू डी थीटा लिख दूंगा, कोई दिक्कत, सही है। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, क्या बचेगा, क्यू बाई पाई डी थीटा। अब इसके वैल्यू ला करके यहाँ पे चिपका देते हैं, क्या हो जाएगा, ये के क्यू डी थीटा अपॉन में पाई आर स्क्वायर, सही है यहाँ तक, बोलो, यहाँ तक सही है। अब हमारा क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ओ माना है ना, ओ मान लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टीई साइन थीटा लिखूंगा मैं, बोलो। कॉस वाला कैंसिल आउट हो रहा है, कौन बच रहा है सिर्फ साइन वाला। और कहाँ से कहाँ तक चलेंगे बाबू, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक, सही यहाँ तक। टी की वैल्यू उठा के चिपका दो, इंटीग्रेट करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। भाई जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो निगेटिव तो आएगा ही, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, निगेटिव आएगा, क्योंकि cos 180 -1 और cos 0 भी -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। चलो यहाँ पे देखो, 0 से पाई, टी की वैल्यू ये है के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर डी थीटा, और साइन थीटा भी है, साइन थीटा डी थीटा। जो जो चीज़ें कॉमन है उसको बाहर निकाल देते हैं, के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर कॉमन है, बचा साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है कॉस थीटा 0 से लेकर के पाई तक, पाई कॉस पाई 180 होगा। साइन थीटा का कितना होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है।
तो माइनस को ही बाहर निकालो फिलहाल के लिए, सही। माइनस को हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा। कॉस 180 -1 कॉस 0 -1 -2 माइनस प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 2k³ अपॉन में पाई आर स्क्वायर होगा, सही है। की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई इंटू आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हो जाएगा q अपॉन में 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो गया? गलत है अभी भी वो। वेक्टर लिखा गया है कि नहीं साथ में, जे कैप। कहाँ जा रहा है ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा वाई एक्सिस होगा, तो कहाँ जा रहा है ये? निगेटिव डायरेक्शन में। तो वेक्टर फॉर्म में जब मैं इसको लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा? माइनस का जे कैप है तो q अपॉन में 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस का जे कैप। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। अगर ये वेक्टर फॉर्म नहीं होता, जे कैप नहीं बनाया होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही था। फिर अगर जे कैप नहीं होता तो ऑप्शन नंबर 1 सही था। A charge q is placed at each of the opposite corners of a square। स्क्वायर बोला जा रहा है हमसे, सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं। तो दिस इज अ स्क्वायर, और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अपोजिट कॉर्नर्स पे किसको बैठाया गया है? कैपिटल क्यू को। तो लेट अस सपोज ये हमारा एक कॉर्नर हो गया क्यू और इसका जस्ट अपोजिट कॉर्नर ये हो गया क्यू। दो कॉर्नर्स अभी बचे हुए हैं। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर्स। जो बचे हुए 2 कॉर्नर्स थे उस पे मैंने क्या कर दिया? स्मॉल क्यू चार्ज को बैठा दिया। अब बोला जा रहा है इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स, फोर्स बोला गया है क्यू पर 0, किसी भी क्यू पर नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 है, तो बताओ क्यू बाई क्यू का रेशियो कितना होगा? तो किसी भी क्यू चार्ज पे तुम जाकर के बैठ जाओ, ठीक है, किसी भी क्यू चार्ज पे जाकर के तुम बैठ जाओ। तो लेट अस सपोज कि मैं इस वाले क्यू चार्ज पे जाकर के बैठ गया। पहले इसको हटा देते हैं। एल्गोरिदम क्या था? सबसे पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद सेंटर टू सेंटर लाइन को ज्वाइन किया जाएगा। यही था एल्गोरिदम। पहले क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे, उसके बाद सेंटर टू सेंटर लाइन को ज्वाइन किया जाएगा। यहाँ पर एक चार्ज है, ये ज्वाइन है, ये क्या ज्वाइन है क्या? ना, तो ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। चलो फिर ज्वाइन कर लेते हैं इसको भी। फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और ज्वाइन कर लेंगे। ये चार्ज से भी ये ज्वाइन है, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे बाबू? डायरेक्शन बनाते थे कि नहीं फोर्स का? फोर्स का डायरेक्शन, यहाँ पर प्लस का क्यू चार्ज है, ये भी प्लस का क्यू चार्ज है, रिपल्सन होगा, मतलब ये फोर्स नीचे की तरफ जाएगा। ये भी प्लस, ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू, ये भी क्यू है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ जाएगा, सही है। और ये भी क्या होगा? इधर की तरफ जाएगा, ये रिपल्सिव होगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नेचर के हैं। तो क्या इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा फोर्स का? कैपिटल क्यू बना लेते हैं अब। इसको लेटर सपोज Q1 बोल देता हूँ मैं, इसको Q2 बोल देता हूँ मैं, इसको Q3 बोल देता हूँ मैं, और इसको Q4 बोल देता हूँ मैं। क्या होगा? ये वाला फोर्स क्या क्या था? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये होगा। ये वाला फोर्स क्या था? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, सही है। और ये वाला फोर्स क्या था? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 था। सबकी वैल्यूज निकालते हैं, और ये बोला गया है कि नेट फोर्स 0 है, मतलब इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो नेट कंपोनेंट क्या आना चाहिए था हमारा? 0 आना चाहिए, सही। और स्क्वायर का डायमेंशन दिया नहीं गया है तो ए मान लेते हैं, ये भी ए हो जाएगा। और ये कितना होता है? डायगोनल √2a होता है। सबसे पहले F34 निकालते हैं। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 कितना होगा? के क्यू क्यू होगा ना, ये दोनों का अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता था कि नहीं? के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो ए डिस्टेंस है। अब उस वाले क्यू से भी निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, अगेन यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना।
क्योंकि इन दोनों के बीच का भी सेपरेशन ए है, तो के Q1 Q2/r²। अब 3 और 1 वाला निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, के क्यू, ये भी कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर √2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना, मुझे यहाँ पे रिजॉल्व करना पड़ेगा अब, सही बोलो। अब ये एंगल कितना बनेगा बाबू, 45 डिग्री बनेगा, सही है। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा फिर 45 डिग्री। रिजॉल्व कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बन चुका है हमारा, वेक्टर का क्वेश्चन हो चुका है कि 3 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर इधर लग रहा है, एक वेक्टर डाउनवर्ड लग रहा है, एक वेक्टर इधर लग रहा है, दोनों के बीच में 45 डिग्री है। यह है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। रिजॉल्व कर लेते हैं, और उनका कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। Q/Q का रेशियो पूछा जा रहा है, तो पहली बात तो ये जीरो होगा ही नहीं कभी भी, जिस तरीके का अभी अरेंजमेंट बना करके दिया गया है ये कभी जीरो ही नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा नेट फोर्स, क्योंकि इसको जब रिजॉल्व करेंगे एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या इसको रिजॉल्व करेंगे एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, नेट इधर ही आएगा कि नहीं आएगा, नेट इसी डायरेक्शन में आने वाला है, तो जीरो होगा क्या कभी, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्यू चार्ज रखा गया है ये क्या होंगे, अपोजिट नेचर के होने चाहिए थे। जैसे अपोजिट नेचर का होगा तो ये इधर घूम जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, इसका रिजल्टेंट इधर आने वाला है कि नहीं। अब ये दोनों कैंसिल आउट कर देगा, सही है। तो कल को तुमसे हो सकता है Q/Q का नेचर भी पूछ सकता है, क्योंकि ध्यान से समझो इस चीज को। अभी जो अरेंजमेंट बनाया गया है, इस वेक्टर इन दोनों का रिजोल्यूशन अगर मैं करता हूं, इन दोनों का कंपोनेंट अगर निकालूंगा, इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का, इधर ही आएगा कि नहीं आएगा, तो ये दोनों वेक्टर गायब, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेट इफेक्ट जीरो थोड़ी होगा। मुझे क्या चाहिए कि ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला जो वेक्टर मैंने बनाया ये इस डायरेक्शन में है, ताकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाए, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। उसके लिए वाला तुम्हें करना क्या पड़ेगा कि ये फोर्स इधर लगना चाहिए था और ये फोर्स कहाँ लगना चाहिए था, ऊपर। अब ध्यान से आओ फिगर में, ये फोर्स इधर लगना चाहिए था और ये फोर्स ऊपर लगना चाहिए था, इसका मतलब क्यू क्या रहा होगा, निगेटिव नेचर का रहा होगा। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता और ये हो सकता है। Q/Q पूछा गया ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो रेशियो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए चलते हैं मान करके इसी तरीके से। पहले मैं F34 और F32 का क्या कर लूंगा, F34 और F32 का क्या करूंगा, रिजल्टेंट निकाल लूं, ठीक है। दोनों फोर्सेज सेम मैग्नीट्यूड के हैं कि नहीं है। जब भी दो वेक्टर्स सेम नेचर के होते हैं और 90 डिग्री पर लगे होते हैं तो क्या हो जाता है, √2f 2a हो जाता है या √2f हो जाता है। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। मैं इसको f बोल देता हूँ, अभी फिलहाल के लिए f बोलता हूँ। हो जाएगा √2, दोनों में से कोई वैल्यू ले लो, दोनों सेम ही है, अपॉन में a²। और ये दोनों बराबर होने चाहिए, F31 के बराबर होगा तभी क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होने वाला है। इन दोनों को बराबर कर दो, KQ² अपॉन में 2a² इज इक्वल टू √2 KQQ अपॉन में a²। दोनों बराबर होंगे तभी जीरो होगा। ये वाला कौन सा आया, √2 KQQ अपॉन में a², ये वाला। और ये हमको यहाँ पता ही था, ये दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तभी नेट हमारा जीरो होने वाला है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा KQ a² Q/Q 2√2, Q/Q कितना हो जाएगा 2√2। और अभी भी हमने बात किया कि ये Q जो होगा ये पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब रेशियो कितना है ना, माइनस का 2√2, सही है। क्या बोला है क्वेश्चन में, अ चार्ज्ड बॉल B हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड S विच मेक्स एन एंगल थीटा। एक चार्ज्ड बॉल है ये रहा, जिसको सिल्क थ्रेड से लटकाया गया है, और ये भी हमारा क्या है, चार्ज्ड है, वो भी हमारा चार्ज है। दोनों बीच में रिपल्सन हुआ है कि नहीं, क्योंकि इनिशियली कैसे लटका होगा, यहाँ लटका होगा कि नहीं। लेकिन अभी हमने देखा कि ये दूर दूर हो गए हैं, दूर दूर होने का मतलब क्या हुआ, दोनों पे
सेम नेचर का चार्ज रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ प्लस प्लस, इस पे भी क्या रहा होगा, प्लस का क्यू मान लेता हूँ मैं चार्ज। हमारी बात, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट, इस सीट का चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, मान लेते हैं सिग्मा, टोटल चार्ज मान लेता हूँ मैं क्यू है, सही। अब इस बॉब की जरा बात करो तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। इस बॉब की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले यहाँ टेंशन फोर्स लग रहा होगा एक, दूसरा क्या लग रहा होगा, mg फोर्स डाउनवर्ड, मास का जिक्र किया गया है, बॉल है तो मास तो होगा ही, और एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा इस पर q इंटू ई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, और यहाँ पर आकर के रुका है, देखो विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द लार्ज, मतलब यहाँ आकर इक्विलिब्रियम अचीव किया है, रिजॉल्व कर लो, ये टी है और ये थीटा है, तो सर ये भी थीटा होगा, ये कितना हो जाएगा, टी का कॉस थीटा, और ये क्या होगा, टी का साइन थीटा, तो टी साइन थीटा क्यू ई के बराबर होना चाहिए, टी कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए था, एम जी के, टी साइन थीटा क्यू ई के बराबर है, और टी कॉस थीटा किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई अपॉन में एम जी। हमसे क्या पूछा गया है, चार्ज डेंसिटी पूछा गया है, तो चार्ज डेंसिटी कितना होता था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है कि नहीं, प्लेट है क्योंकि ये होगा ना। अब उसको कैसे रिलेट किया जाए इसमें ला करके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कहीं बोला है ना सीट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू यहाँ ला के चिपका दो, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। लाओ भाई यहाँ पे वैल्यू चिपका देते हैं, नहीं क्या जरूरत था वैल्यू चिपकाने का, थोड़े इसको, ये तो मिल तो गया सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, क्यू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी, और हमसे क्या पूछा गया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, तो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा टेन थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सिग्मा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा।